नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक राजनीतिक पहलू पे बात करेंगे। वैसे तो राजनीति के बारे में मेरा बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन बात थोड़ी जो भी समझ है उस पे करेंगे। और बात करेंगे आजकल की चर्चा का विषय जातीय जनगणना की। आजकल जातीय जनगणना पे बहुत शोर है और बहुत लुभावना भी लगता है कि क्या इससे हमारे समाज का बहुत ही विकास हो जाएगा। आइए इसी को समझते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के साथ हम ये चीज़ जानने की ज़रूरत होगी कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या धरती के किसी भी हिस्से में जहाँ पे भी उग्रवाद है, आतंकी एक्टिविटियाँ हो रही हैं, देश बर्बाद हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, विशेष तौर से आतंक पे आधारित युद्ध या गृह युद्ध की जो सिचुएशन बने हुए हैं पूरे देश में, वह कभी शुरू किसी आतंकी ग्रुप ने नहीं किया था। ज़्यादातर ये आतंकी एक्टिविटी का कोख होता है किसी बड़े संभ्रांत, किसी बड़े सुशिक्षित, किसी ऐसे लीडर या समाज के प्रवक्ता के कोख से, जिन्होंने ये वादा किया था कि वो समाज में परिवर्तन लाएंगे और समाज को और देश को विकास की उच्चतम जगहों पर ले जाएंगे। लेकिन उनकी जो अंदर खतरनाक साजिशें और उनकी अंदर की खतरनाक महत्वाकांक्षाओं ने एक ऐसे सर्प को जन्म दिया जिसे आतंकवाद कहते हैं। और यह किसी अच्छे आदमी ने किया था, आतंकियों ने नहीं किया था। आतंकी किसी उस अच्छे आदमी के कुकृत्यों और स्वार्थ से भरे कार्यों का एक परिणाम है जो आतंकवाद के रूप में वहाँ पे फल फूल रहा है। और फिर देश और समाज और स्टेट बर्बाद हो रही हैं। आप भिंडरवाला का कहानी सुन सकते हैं, या आप LTT की कहानी सुन सकते हैं, या आप अगर इंटरनेशनल प्रदेश में जाएं तो अलकायदा है, या जितनी भी इराक में, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, या किसी संभ्रांत देश में संभ्रांत व्यक्ति द्वारा मचाए गए, रचे गए किसी साजिश का एक परिणाम है। तो आइए बात करते हैं अब जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना पे आजकल हमारे पार्टी बहुत एक्टिव है और समाज भी बहुत खुलकर बातचीत कर रहा है। लेकिन इसको जानने से पहले, इसका परिणाम जानने से पहले ये जानना होगा कि इसका असर कैसे होगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और लंबे समय में होगा। लगभग 50 से 100 साल बाद इसका परिणाम उस देश को भुगतना पड़ेगा जहां पे ये विचार फल फूल रहा है या फल फूलने के लिए बीज बोया जा रहा है। आज भारत में जातीय जनगणना का बीज बोया जा रहा है। आज नहीं पता चलेगा, आज अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले 50 से 100 सालों में भारत की क्या स्थिति बनेगी अगर यह विचार आगे बढ़ाया गया। तो यह बात समझने के लिए हम लोगों को एक रिपोर्ट समझनी होगी। अब वह रिपोर्ट है बेरूत की और देश है लेबनान। आज से 100 साल पहले बेरूत मिडिल ईस्ट का यूरोप कहा जाता था और यूरोप में बेरूत को पेरिस से कंपैरिजन किया जाता था। यानी ये माना जाता था कि यूरोप पे जो स्थान पेरिस का है वही स्थान मिडिल ईस्ट में जो है बेरूत का है। इतना खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत देश, समुद्र के
बगल में बसा यह खूबसूरत देश कैसे आज आतंकवाद और बर्बाद होने की कहानी रचता है, यह हम जानेंगे एक रिपोर्ट के बाद से। और यह रिपोर्ट मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि जातीय जनगणना देश को 100 साल बाद कहां लेके जाएगी, और जब वहां लेके चली जाएगी तो आप पीछे नहीं आ सकते। इसलिए आज समझना है कि 100 साल जातीय जनगणना का परिणाम उठाने के लिए क्या हम तैयार हैं, क्योंकि जब एक बार यह हो जाएगा तो हमारे और आपके बस में नहीं होगा कि हम फिर उसको उल्टा लेके आए। जैसे आज बेरूत और लेबनान वाले फिर बेरूत को पेरिस नहीं बना सकते और लेबनान को मिडिल ईस्ट का यूरोप नहीं बना सकते, उसी तरह भारत के साथ भी यह हो सकता है। तो आइए समझते हैं बेरूत और लेबनान की कहानी, और उससे समझते हैं कि जातीय जनगणना हमारे देश पर क्या असर डालेगी। अगर यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बारे में आप अपना जो भी कमेंट होगा, जो भी विचार होगा, जो भी आप सोचते हैं वह लिखिए, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हम भी अभी नए नए कुछ बातें करते हैं, हम कोई रूटीन रूप से कोई प्रवक्ता या कोई विचारक या कोई मीडिया पर्सनालिटी है नहीं, ये कॉमन सिविलियन हैं, अपने विचार रखते हैं, और आपके विचार के बाद हम थोड़ा अपने विचार में और सुधार कर पाएंगे। तो आप अपना कमेंट अब जरूर लिखिए। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बात करता हूं, और ये समझते हैं कि जातीय जनगणना हमारे देश को किधर लेके जाएगी। तो आइए देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह की पॉलिसी का रिजल्ट क्या हो सकता है। अरे भाई, रिजल्ट हमारे सामने है ऑलरेडी एक देश में, और उस देश का नाम है लेबनान। ये एग्जांपल मुझे ट्विटर पे एक अकाउंट पे मिला था। उस अकाउंट का नाम है दी एमिसरी। बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो फॉलो हिम। तो देखिए, लेबनान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत अलग अलग एथनिसिटीज और रिलीजन साथ में रहते थे। बहुत ही खूबसूरत और डेवलप कंट्री थी, और ये देश इतना खूबसूरत था कि इसके कैपिटल बेरूत को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी बोला जाता था। लेकिन एक समय पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अलग अलग रिलीजन्स और एथनिसिटीज के बीच में बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसको कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। यानी हर कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अधिकार और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसीलिए अगर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है तो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा, और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट शिया मुस्लिम होगा। पार्लियामेंट में कोटा पॉपुलेशन के हिसाब से दिए जाएंगे। मैरिज, इनहेरिटेंस, हर एक कानून में पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बेनिफिट या कोटा मिलेगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेबनान में पूरी तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैरालिसिस हो गया। कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉलिसी देश में पास ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिटी कंप्लेन करती थी कि भैया इससे दूसरी कम्युनिटी की मदद हो जाएगी, या फिर हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो गई, और उसके ऊपर से और भी ज्यादा कोटाज और बेनिफिट्स पाने के लिए एक तरह से पॉपुलेशन वॉरफेयर होने लगा लेबनान में। लेबनान के सुन्नी मुस्लिम्स पैलेस्टाइन के सुन्नी मुस्लिम्स को अपने देश में आकर बसाने लगे ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। और इवेंचुअली हालत ये होगी कि लेबनान में 1975 और 1990 के बीच में एक सिविल वॉर होगा, जहां पे क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे और पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस को अपने देश में सेटल करने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा कोटास पाने के लिए। बेसिकली आज लेबनान की हालत खस्ता है। जिस देश को यूरोप से कंपेयर किया जाता था, आज वो यूरोप का 10% भी नहीं है, और देश में 25 साल तक सिविल वॉर चला है। और एंड रिजल्ट ये हुआ है कि वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से देश से बाहर निकाल दिया गया है। ये है जितनी आबादी उतना हक का एंड गेम। इंडिया में भी यही हालत होगी। परमानेंटली एक कास्ट वॉर क्रिएट हो जाएगा इंडिया में। उसके ऊपर से कन्वर्जन और भी तेजी से होने लगेंगे। म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन और तेजी से होने लगेगा, ताकि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन और बढ़े और मुस्लिम कम्युनिटी को और रिजर्वेशन मिले। मार्केट डायनामिक्स,
इनोवेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट ये तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। और जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, जो छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनको तो कोई भाव नहीं देगा, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जो छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं या जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, वो तो सोचेंगे कि भाई अगर हमें जिंदा रहना है, अपनी कम्युनिटी को बचाकर रखना है, तो हमको तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन होगा, मेरिट खत्म होगा और भारत की जो डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और देखिए इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि एक समय पर इंडिया की जो नेशनल आइडियोलॉजी थी उसे नेहरूवियन डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता था और उसके दो पहलू थे। पहला पहलू था सोशलिज्म, कि सारी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और दूसरा पहलू था नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, यानी हिंदूज को रिफॉर्म होना पड़ेगा, हिंदूज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए। उसके रिस्पॉन्स में बीजेपी ने अपनी तरफ से एक नेशनल ऑल्टरनेटिव ऑफर किया जिसका नाम था हिंदुत्व वेलफेयर स्टेट, कि भाई सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा, देश के सभी लोगों का रिलीजन जो भी हो उनका कल्चर तो सनातन धर्म है और उस सनातन कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे और इस सनातन सिविलाइजेशन के बेसिस पर पूरे देश के लोगों को यूनाइट करेंगे और इकोनॉमिकली एक वेलफेयर स्टेट प्लस फ्री मार्केट डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। और इस आइडियोलॉजी ने 2 इलेक्शंस में नेहरूवियन डेवलपमेंट मॉडल की आइडियोलॉजी को हराया है। उसके रिस्पांस में ऑपोजिशन ने एक नई नेशनल स्ट्रेटेजी निकाली है जिसको हम जातित्व कहेंगे। हिंदुत्व के ऑपोजिशन में जातित्व, ये फ्रेज भी मैंने एमिसरी से ही उठाया है। अगेन यू कैन फॉलो हिम बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो देखिए हिंदुत्व का गोल था कि इंडिया के लोगों को कास्ट, रीजन, लैंग्वेजेस एंड इवन रिलीजन की बाउंड्रीज से अलग करके हिंदुत्व यानी सनातन कल्चर और सिविलाइजेशन के बंधन से जोड़ा जाए। जातित्व का मतलब हुआ कि भारत को एक जाति राष्ट्र में डेवलप किया जाएगा जहां पर आपका देश, आपका कल्चर, आपका सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जातित्व का मतलब कि भारत को उसके धर्म, उसके कल्चर, उसकी डेमोक्रेसी से डिफाइन नहीं किया जाएगा बल्कि उसके लोगों के कास्ट से डिफाइन किया जाएगा। और अगर आपका कास्ट भारत माता से बड़ा है, आपके धर्म से बड़ा है, आपकी सिविलाइजेशन से बड़ा है, आपकी देशभक्ति से बड़ा है, तब तो भाई देश को डिवाइड करना बहुत ही आसान हो गया। ये एक बहुत ही घटिया और डेंजरस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसको डॉट अलायंस वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली अंग्रेजों का डिवाइड एंड कॉन्कर का मेथड है जिसको हम आज दोबारा देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए लॉन्ग टर्म में भारत के टुकड़े टुकड़े तक हो जाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज आज तैयार खड़ी हैं इस कास्ट सर्वे के थ्रू। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कास्ट सर्वे का जो लॉन्ग टर्म खतरा है उसे समझें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी अग्री करते हैं कि इस तरह से अगर हम कास्ट पर हाइपर फोकस करेंगे और जितनी आबादी उतना हक पर फोकस करेंगे